तो वी विल डिस्कस परम्यूटेशन क्या होता है। तो ये जो है एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कुछ नंबर या डेटा गिवन है, तो जैसे नंबर 1 2 3 गिवन है, इसमें से हम सम नंबर्स या ऑल नंबर्स लेकर जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उनको बोलते हैं अरेंजमेंट्स। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अरेंजमेंट्स परम्यूटेशन ये करीब सेम ही होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 है तो इसके कई केस होंगे। तो केस वन, जैसे केस वन हमने एक एलिमेंट लिया, तो जब हम एक एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे? 1 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो 3 हो गए ना, 3 आंसर हो गए। सिमिलरली आप केस 2 ले सकते हैं, केस 2। तो जब केस 2 लेंगे, जैसे कि 2 एलिमेंट्स, तो जब 2 एलिमेंट्स आप लेंगे तो इसको आप किस तरीके से ले सकते हैं? जैसे कि 1 2 ले सकते हैं, ठीक है, 1 3 ले सकते हैं, ओके, और 2 3 ले सकते हैं, ओके। जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो उसमें जैसे 1 2 अलग होता है, और 2 1 भी ले सकते हैं, वो अलग माना जाता है, और 3 1 ले सकते हैं जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, और 3 2 ले सकते हैं ऐसे। तो यानी अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं तो 1 2, क्योंकि अरेंजमेंट होता है, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है अरेंजमेंट। अभी हम सिलेक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट। अगर हम सिलेक्शन पढ़ते हैं तो दोनों सेम ही हो जाते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन। ठीक है, तो जैसे हम 2 एलिमेंट लेंगे तो 1 2 1 3 2 3 ये हो गए, और 2 1 3 1 3 2। इसके अलावा कोई आपको दिख रहा? नहीं ना, ठीक है। केस 3 टेकिंग 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। तो केस 3 क्या होता है? जनरल केस होता है ये, केस 3। तो टेकिंग ऑल एलिमेंट्स एट अ टाइम। इसके लिए क्या कैसे निकालेंगे ऑल एलिमेंट? यानी एक बार आएगा 1 2 3, अगर हम ऑल एलिमेंट ले रहे हैं एक बार आएगा 1 3 2, ओके। एक बार आएगा 2 1 3, एक बार आएगा 2 3 1, एक बार आएगा 3 1 2, एक बार आएगा 3 2 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके परम्यूटेशन होते हैं। अगर 1 एलिमेंट को लेके लेंगे तो इस तरह से, इसमें 3 है। 2 एलिमेंट्स को लेंगे तो इसमें ये आएंगे, और इस वाले एग्जांपल में अगर हम ऑल एलिमेंट लेंगे तो ये आएंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में चूंकि इसमें वैल्यू 3 है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स वाले और 3 एलिमेंट्स वाले करीब सेम आए हैं, दोनों सेम ही आए हैं। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देंगे तो 2 एलिमेंट्स वाले और 3 एलिमेंट्स वाले, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएगा फिर। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि ये वाला केस है ये वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट केस होता है, ये वाला, ये वाला। डिफॉल्ट केस होगा। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके गुड। तो ये बाय डिफॉल्ट केस होगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो उसको हम मानेंगे ऑटोमेटिकली कि टेकिंग ऑल एट ए टाइम है। ओके, तो अब आपको परम्यूटेशन यहाँ समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। यहाँ पे परम्यूटेशन क्या होता है? द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर और थिंग्स। गिवन नंबर, ये और है, ये ऑफ नहीं है, और थिंग्स
टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम कॉल्ड परमुटेशंस। परमुटेशंस क्या होते हैं? डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं विच कैन बी मेड आउट, जो बनाए जा सकते हैं जो गिवन नंबर है उनसे या थिंग्स है, बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, जैसे हमने भी आपको दिखाया, उनको कहते हैं परमुटेशंस। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स 1 2 3 है। द पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगे, अगर हम टेक बाय डिफॉल्ट वाला लेंगे, जनरली बाय डिफॉल्ट ही लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी गिवन हो तो बात अलग है। तो उसके लिए क्या होगा, अभी मैंने आपको ये बताया है 1 2 3 ये सब 6 केस आ गए, ठीक है। देयर आर 6 परमुटेशंस, ठीक है। Here the same 1 2 3 have been used but the number change when order of digit change। तो इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, देखिए आप ये देखिए कि अगर हमारे पास 1 2 3 ना हो गए, हमारे पास होता 1 2 2, तो फिर क्या होता, फिर जब आप आंसर डिफॉल्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर 3 है वहां मैंने 2 रख दिया, ये समझ लीजिए, सही है एक तरह से। ये देखिए जहां पर 3 है वहां पर हमने क्या कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया, तो इसके आंसर में आप 2 से रिप्लेस करके देखिए, तो ये क्या आएगा 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों यानी एक ही लिखा जाएगा क्योंकि सेम है, ये दोनों सेम है तो ये एक होगा एक कैंसिल, ये दोनों सेम है तो ये एक होगा एक कैंसिल। तो अब आंसर में चेंज आने शुरू हो जाएंगे, यानी आंसर 6 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 3 होगा। तब जब डिजिट्स जो है सेम है, जब भी 2 डिजिट्स सेम होगी तो आप उसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से, ठीक है। ये हम आगे बताएंगे भी दोबारा, अभी तो ठीक है। अब देखिए तो इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, इसका नोटेशंस कैसे बनाते हैं। नोटेशंस इसका ऐसा बनाएंगे हम कि आपके पास जो है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n नंबर्स या एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो टोटल n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर्स या एलिमेंट्स है, यहाँ पर नंबर्स बोल देते हैं, ठीक है। नंबर से मान लिया, और r जो है हमें सेलेक्ट करने हैं, यानी r लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि r आप 2 भी ले सकते हैं, 3, जितने भी इसमें उतने नंबर ले सकते हैं। तो r जो है ये है नंबर्स टू बी टेकन, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3, या ऐसा लिख देते हैं समझाने के लिए, आपके पास जो है 3 कॉपी है नोटबुक, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 नोट्स बुक है, नोटबुक्स है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि आप कितने ले सकते हैं, या तो एक को ले सकते हैं, आपके घर में आपके पास 3 कॉपी है या किताब, उसमें से या तो आप एक को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पीसीएम मान लेते हैं, किताब मान लेते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अब आपको 2 जो बुक ले जानी है सिर्फ, तो या तो पीसी ले जाएंगे या पीएम या सीएम ले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखिए अगर आपको 3 ले जानी है, अगर एक ले जानी है तो कोई सी एक ले जाएंगे। तो यानी अभी जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो ये आर है, आर का मतलब जो आप सेलेक्ट करेंगे वो मैक्सिमम कितना सेलेक्ट करेंगे, एन तक होगा या एन से कम होगा, एन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप या तो एक सेलेक्ट करेंगे या 2 या 3, 4 तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। और दूसरा ये है कि ये 0 से, क्योंकि कोई ना कोई आप सेलेक्ट करेंगे तो ये 0 से वो ज्यादा ही होगा, यानी या तो 0 होगा या उससे ज्यादा होगा, 0 से कम, निगेटिव कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये रेंज होती है कि जो आप आर लेते हैं और जो एन है यानी टोटल उसमें से, तो ये फार्मूला होता है, ये रेंज होती है कि आर की वैल्यू एन से लेस देन इक्वल टू होगी, लेकिन 0 से लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ये 0 से मतलब ग्रेटर होगी, 0 से लेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास
कोई कुछ थिंग्स है, उन थिंग्स में से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किए हैं, तो कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? इस तरीके से। तो ये 0 नहीं क्यों लिख दिया, 1 लिखना था ना, यानी एक तो इसमें से आप कम से कम एक सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है ना, या तो एक, अभी तो कहा है ना, एक या दो या तीन, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये देखिए, तो ये एनपीआर का फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है? ये फार्मूला ऐसे जनरेट होगा कि जैसे कि आपके पास एन जो है डिसिमिलर थिंग्स है। डिसिमिलर क्यों कहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट, तो आंसर आपका डिफरेंट होगा। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये वाला कहा जा रहा है अभी, अगर आपके पास एन डिसिमिलर थिंग्स है, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है डिसिमिलर। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि डिसिमिलर का हम कंसेप्ट अलग वहां पर क्यों कह रहे डिसिमिलर, ठीक है। अगर आपके पास एन डिसिमिलर थिंग्स है, ठीक है, उसमें से आर हम एट ए टाइम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो परम्यूटेशंस है वो कितने होंगे? उसका फार्मूला होगा एन, n-1, n-2। ये कैसे होगा? देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि ये केस 1 का, इस वाले कंडीशन में क्या है कि r इज इक्वल टू 1 लिया हमने, और n इज इक्वल टू कितना लिया हमने? 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंसर कितने हैं? 3। या तो ये वाला केस सेलेक्ट हुआ है, या ये, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे निकालेंगे कि एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये इससे भी निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो अभी वैल्यू कम है, जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा ना डायरेक्ट। तो n का मतलब है जैसे 3, p r का मतलब है 1, तो इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ होगा 6/2 यानी 3 होगा, ठीक है। और अगर केस 2 की बात कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2, तो r इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो फार्मूला ये होगा NPR, तो वही है, तो 3p2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी 1, फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो आपका आंसर आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप ये वाला केस ले रहे हैं तो इसमें r इज इक्वल टू मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 3, तो फार्मूला होगा 3p3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 3 माइनस 3 यानी 0, फैक्टोरियल 0 भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0, तो इज इक्वल टू ये 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 3 6, तो ये 6 हो गया। तो इस कंडीशन में भी ये 6 आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये तो वैल्यू आप ऐसे निकाल पा रहे, अगर वैल्यू यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है और यहाँ पर आपको 3 लेने एट ए टाइम, तो वहाँ पर बिना फार्मूले के आप निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम उसको निकालते हैं। तो आपका ये फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से एक्सपेंड होगा ये, देखिए फैक्टोरियल n है, तो इसको आप लिखेंगे n माइनस 1 n-2 एंड सो ऑन। अब देखिए एक रूल होता है फैक्टोरियल में, जो मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको ऐसा करना होगा ना, फैक्टोरियल 8 और यहाँ पर है फैक्टोरियल 4, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, याद होगा आपको, आप इसे लिखेंगे 8 इंटू 7 ऐसे करते जाएंगे, और यहाँ तक लिखेंगे 5, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 को ऐसे ही रहने देंगे आप, तो फैक्टोरियल 4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इससे एक ज़्यादा है ना, तो इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आएगा n माइनस r प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा n
माइनस आर आएगा और डिवाइडिंग बाय एन माइनस आर। ये कंसेप्ट आपको इससे क्लियर हो गया होगा। ये नीचे जो लिखा ऊपर वो दोनों सेम ही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है अप टू दिस, ये एनपीआर की इक्वल होता है। ठीक है, जैसे अभी तो ये हो गया एनपीआर का फार्मूला। ये भी एमसीक्यू में आता है कि ये वैल्यू कितनी है, एनपीआर है ये। ठीक है, एन माइनस वन, और इसका अभी न्यूमेरिकल में भी यूज होगा एन माइनस टू, और यहाँ तक होगा एन माइनस आर प्लस वन। ये आपको याद होना चाहिए। अब आप इसकी हेल्प से देखिए, अगर आप लिख रहे हैं एन की जगह 3, पी आर की जगह 2, ये एग्जाम्पल है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। और कब तक आएगा, ये कितना आएगा बताइए, आगे कितना लिखा जाएगा इसके हेल्प से ऊपर। अभी हमने पढ़ा कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर बोलते हैं किसको, एनपीआर को। तो एज पर अवर क्वेश्चन हमें प्रूव करना है एनपीएन इज इक्वल टू फैक्टोरियल। अगर आर की जगह हम एन लिख देते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एनपीएन हो जाएगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल, ये आर है, एन माइनस एन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों जो है 1 होते हैं, तो ये 1 आ गया। तो एन पी एन इज इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल एन। तो ये भी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एन पी एन की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल एन। ठीक है, यानी यह यूं भी कह सकते हैं, इसको मैं थ्योरेटिकल में बता रहा हूं आपको। अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है, 10 थिंग्स है, और आप सभी को एक साथ लेते हैं 10 की 10, तो आपका जो टोटल आंसर कितना आएगा, वो आएगा फैक्टोरियल 10। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, आपके पास 3 नंबर है, तीनों को आप ले रहे हैं, तो 3 का फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है, नॉर्मल केसेस में, अगर कोई रिपीटेशन ना हो। अगर रिपीटेशन हो तो बात अलग है, फिर हम वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एनपीएन। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, प्रूव करना है फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। तो ये तो जो है इसको आसानी से कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, अकेली है, फार्मूला हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये फार्मूला है, तो हमें प्रूव करना है फैक्टोरियल 0 1। तो फैक्टोरियल 0 कब आएगा नीचे, जब n की जगह r रखेंगे हम, तो n की जगह r रखेंगे तभी तो 0 आएगा। जब n की जगह r रखेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ हमने n की जगह r रखा, तो ये n आ गया और यहाँ 0 आ गया। अब अभी हमने प्रूव किया है कि npn यानी ये वाली जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n होता है, अभी प्रूव किया। तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 0। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इधर आ गया और ये इधर, तो ये फैक्टोरियल n यानी 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत छोटे छोटे वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि आप ऐसे ही कर लेंगे सब। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, NP4 इज इक्वल टू 20 NP2। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP2। इसके लिए कोई हिंट बताइए, ये P है। n into ब्रैकेट में n minus 1 n minus 2। फार्मूला यूज करेंगे तो n अपॉन n माइनस r की जगह 4 है, इज इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये हो गया 1 बचा 1 अपॉन, अभी हमने फैक्टोरियल नोटेशन में सीखा था कि जो वैल्यू छोटी होती है
जो बड़ी वैल्यू होती है उसको उसके इक्वल बना लेंगे। जैसे कि यहाँ n-2 है तो n-2 बाहर आ गया, उसके बाद आता है n-3, वो भी बाहर आ गया, और उसके बाद होगा n-4 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया n स्क्वायर -2n -3 -5n +6 और सामने आएगा 20 इजिकल टू 20। तो ये आ गया n स्क्वायर -5n -14 आएगा इजिकल टू 0। अब इसको सोल्व करके आंसर बताओ जल्दी, 2 मिनट।